हेलो दोस्तों, मैं देवेश पानीग्राही बस्तर कोचिंग जगदलपुर से आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज जो हम लोग चालू करने वाले हैं वो फिज़िक्स है। पिछला हमारा वीडियो जो था वो केमिस्ट्री के ऊपर था, जो चौथा पार्ट के रूप में था वो ख़त्म हो गया है। आज हम फिज़िक्स पढ़ेंगे और फिज़िक्स के अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपके एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम में, वो है मशीन। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? मशीन। तो सबसे पहले दोस्तों मशीन की परिभाषा। तो मशीन की परिभाषा क्या होती है? तो दोस्तों मशीन की परिभाषा हमने कहीं ना कहीं तो सुनी है। तो कहाँ सुनी है? चलिए दिमाग लगाइए। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। हमने मशीन की जो परिभाषा है वो 3 इडियट्स मूवी में सुनी है। तो मशीन किसे कहते हैं? हर वो चीज़ जो हमारा समय बचाए। क्या बोल रहा हूं दोस्तों? हर वो चीज़ जो हमारा समय बचाए वो मशीन है। हर वो चीज़ जो हमारा ताकत कम लगने दे। बात आ रहा समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? हर वो चीज़ जो हमारे ताकत को कम यूज़ होने दे वो मशीन कहलाती है। बात क्लियर है? जो हमारा समय बचाए, दूसरा जो कम से कम हमें अपना ताकत का उपयोग करने दे वो मशीन कहलाती है। तो ये तो हो गया शाब्दिक परिभाषा। ठीक है, शाब्दिक तौर पर हम जिन परिभाषाओं को याद करते हैं या फिर हम जिन परिभाषाओं को बोलते हैं यह वह परिभाषा है। ठीक है, आगे अब इसकी परिभाषा को पढ़ेंगे हम लोग थोड़ा सा साइंस के हिसाब से, थोड़ा सा फिजिक्स के हिसाब से। तो देखिए दोस्तों, मैंने 3 पॉइंट बोर्ड पर लिखे हैं। तो मशीन किसे कहते हैं? जो फोर्स को मल्टीप्लाई कर दे। तो दोस्तों फोर्स को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे मशीन की सहायता से? मान लीजिए मेरे द्वारा किसी मशीन के ऊपर 5 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है। बात को ध्यान से सुनिए दोस्तों, मैं क्या बोल रहा हूं? मेरे द्वारा यानी कि यूजर के द्वारा किसी मशीन के ऊपर 5 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है। यदि वह मशीन मेरे उस 5 न्यूटन के बल को मल्टीप्लाई कर दे, मल्टीप्लाई करके 5 न्यूटन से 10 न्यूटन कर दे, तो वह मशीन कहलाएगा। तो यहां पर क्या हुआ? मेरे द्वारा कितना बल लगाया गया? 5 न्यूटन का, लेकिन आगे कितना बल हो गया? वो 10 न्यूटन। तो वही मशीन है जो हमारे फोर्स को गुणा कर दे या मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है, नेक्स्ट है जो हमारी स्पीड को मल्टीप्लाई कर दे। स्पीड को मल्टीप्लाई कर दे कहने का मतलब, जब मैं मशीन का उपयोग नहीं कर रहा था तब मुझे किसी काम को करने में कितना समय लग रहा था? मान लीजिए 2 घंटे का समय लग रहा था, लेकिन जैसे मैं मशीन का उपयोग करता हूं तब मुझे 2 घंटे के बजाय 1 घंटे का समय लगता है। तो वो क्या कहलाता है? आपका स्पीड मल्टीप्लाई। बात क्लियर है? 2 घंटे की जगह अब 1 घंटे का समय। अब है आयाम की दिशा को परिवर्तित करता है। तो मशीन जो है आयाम की दिशा, आयाम का मतलब क्या होता है दोस्तों? एफर्ट। हम जो एफर्ट लगाते हैं उसकी दिशा में जो परिवर्तन करता है वो भी क्या कहलाता है? मशीन कहलाता है। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि मशीन की परिभाषा पूर्ण रूप से आपको क्लियर हो गई है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आ रहा है जो आप सिर्फ रटते जाएंगे, इनकी परिभाषा हमारे एग्जाम में नहीं पूछी जाती। ठीक है, तो इसकी परिभाषाओं के पीछे हमको नहीं लगना है। ठीक है, तो सबसे पहले बता रहा हूं मैकेनिकल एडवांटेज। आपको क्या याद रखना है दोस्तों? मैकेनिकल एडवांटेज, इसे यांत्रिकी लाभ भी कहते हैं। इंग्लिश में MA या फिर मैकेनिकल एडवांटेज और हिंदी में यांत्रिकी लाभ। वहीं पर VR यानी कि इसको बोला जाता है वेलोसिटी रेशियो, वेगानुपात। क्या कहा जाता है? वेलोसिटी रेशियो या VR या फिर वेगानुपात। उसके बाद आता है दोस्तों ईटा या फिर इसे ही कहा जाता है एफिशिएंसी। ये क्या है? एफिशिएंसी को बता रहा है। ये जो ईटा जो उसका सिंबल है ये किसको बता रहा है? एफिशिएंसी को बता रहा है। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? एफिशिएंसी को दक्षता। देखिए दोस्तों, दक्षता किसको बोलते हैं? किसी मशीन की कार्य करने की क्षमता ही क्या कहलाती है? उसकी दक्षता कहलाती है। बात क्लियर है? किसी मशीन के काम करने की क्षमता ही क्या कहलाती है? मशीन की दक्षता कहलाती है। ठीक है, तो इन तीनों से जुड़ा हुआ एक फॉर्मूला जो हमको मिलता है वो है दोस्तों ईटा यानी कि दक्षता यानी कि एफिशिएंसी इज इक्वल टू MA अपॉन VR। तो दक्षता बराबर क्या हो गया? MA यानी कि यांत्रिकी लाभ बटा वेगानुपात। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों, इससे आप लोग अच्छे से नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हमने अभी तक पढ़ा था मैकेनिकल एडवांटेज यानी कि यांत्रिकी लाभ, वेगानुपात और दक्षता के बारे में। ठीक है, अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं यह आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से मैं जो अभी आपको बताऊंगा यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी जो मैं बताने जा रहा हूं वो मैकेनिकल एडवांटेज या फिर यांत्रिकी लाभ से संबंधित चीजें हैं।
तो देखते हैं दोस्तों, किसी भी मशीन में यदि किसी भी मशीन में यांत्रिकी लाभ या फिर मैकेनिकल एडवांटेज का मान 1 से अधिक होता है। मैं क्या बोल रहा हूं दोस्तों, किसी भी मशीन में यदि मैकेनिकल एडवांटेज या फिर यांत्रिकी लाभ का मान 1 से अधिक होता है तो वो फोर्स मल्टीप्लायर होता है दोस्तों। यदि मैकेनिकल एडवांटेज 1 से अधिक होगा तो फोर्स मल्टीप्लाई, ठीक है, यानी कि बल को बढ़ा देगा, बल को गुणा कर देगा। बात क्लियर है। जहां पर 1 से अधिक हो यांत्रिकी लाभ वो फोर्स मल्टीप्लायर होता है। वहीं पर जहां पर यांत्रिकी लाभ या फिर मैकेनिकल एडवांटेज का मान 1 से कम हो तो वो स्पीड मल्टीप्लायर होता है, यानी कि गति को बढ़ा देता है, ठीक है। जहां पर 1 से अधिक हो वो फोर्स मल्टीप्लायर, जहां 1 से कम हो वो स्पीड मल्टीप्लायर, और जहां पर यांत्रिकी लाभ का मान 1 हो वो आयाम की दिशा में परिवर्तित करता है। बात क्लियर है। जहां पर यांत्रिकी लाभ का मान 1 हो वो आयाम या फिर एफर्ट की दिशा में क्या करता है, परिवर्तन करता है। बात क्लियर है दोस्तों। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और निरंतर पूछे भी जाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और एक चीज आपको याद करना है दोस्तों, जो मैं आपको बताना भूल गया था, वो ये है कि हमने अभी पढ़ा मैकेनिकल एडवांटेज या फिर यांत्रिकी लाभ, और पढ़ा वेलोसिटी रेशियो या फिर वेगानुपात, और ईटा एफिशिएंसी या फिर दक्षता। आपको याद रखना है किसी भी मशीन के लिए, क्या बोल रहा हूं मैं, किसी भी मशीन के लिए यांत्रिकी लाभ और दक्षता इन दोनों का मान तो परिवर्तनीय है। क्या बोल रहा हूं मैं, किसी भी मशीन के लिए एमए और ईटा यानी कि यांत्रिकी लाभ और दक्षता इन दोनों का मान तो बदला जा सकता है, परिवर्तित हो सकता है, किंतु वेलोसिटी रेशियो या फिर वेगानुपात इसका मान सदैव स्थिर रहता है, इसे नहीं बदला जा सकता। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, मैं जो अभी आपको बताने जा रहा हूं अंतर है ये किनके बीच में, आदर्श मशीन और व्यवहारिक मशीन, ठीक है, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है आइडियल मशीन और प्रैक्टिकल मशीन। इनसे आपके एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। इस कारण देखेंगे, आपको याद रखना है आदर्श मशीन में मैकेनिकल एडवांटेज यानी कि यांत्रिकी लाभ और वेलोसिटी रेशियो या फिर वेगानुपात दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यांत्रिकी लाभ और वेगानुपात आपस में बराबर होते हैं। किस मशीन के लिए, आदर्श मशीन के लिए। लेकिन वहीं पर व्यवहारिक मशीन में या फिर प्रैक्टिकल मशीन में मैकेनिकल एडवांटेज का मान जो है वो सदैव वेलोसिटी रेशियो यानी कि वेगानुपात से कम होता है। मैंने क्या बोला दोस्तों, वीआर का मान ज्यादा होता है किसकी तुलना में, एमए की तुलना में, यानी कि एमए कम है वीआर की तुलना में। बात क्लियर है। यहां पर दोनों बराबर है, यहां पर एमए कम है वीआर से। वहीं पर इसकी दक्षता के बारे में बात कर रहा हूं, तो यहां पर आदर्श मशीन की दक्षता 1 होती है दोस्तों। क्या बोल रहा हूं मैं, आदर्श मशीन की दक्षता कितनी होती है, 1 होती है। वहीं पर व्यवहारिक मशीन की दक्षता कितनी होती है दोस्तों, 1 से कम होती है, लेस देन 1। बात क्लियर है। व्यवहारिक मशीन के लिए इसकी दक्षता एफिशिएंसी कितनी होती है, 1 से कम होती है। वहीं पर यदि मैं इसकी एफिशिएंसी को यानी कि दक्षता को प्रतिशत के आधार पर देखूं तो आदर्श मशीन की एफिशिएंसी या दक्षता 100% होगी, यानी कि ईटा का मान आदर्श मशीन के लिए 100% होगा। वहीं पर व्यवहारिक मशीन यानी कि प्रैक्टिकल मशीन के लिए ईटा का मान किससे कम होगा, 100% से कम होगा। बात क्लियर है। तो ये 3 चीजें हैं आदर्श मशीन और व्यवहारिक मशीन से जुड़े हुए, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम लोग सिर्फ बेसिक्स पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जो हमें मशीन आपके एग्जाम के हिसाब से पढ़ना है उसे मैं 2 प्रकार से बांट रहा हूं। पहला जो आपको प्रकार दिख रहा है वो मशीन का उत्तोलक है, जिसे हम लोग लीवर के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो लीवर, ये आपके शरीर के अंग की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर जो लीवर है वो मशीन से रिलेटेड है। ठीक है। वहीं पर दूसरा जो टाइप है मशीन का वो है घिरनी, या फिर इसी को इंग्लिश में बोला जाता है पुली। बात क्लियर है। मशीन 2 प्रकार से बटा हुआ नजर आ रहा है, उत्तोलक और घिरनी। हमको इन दोनों को पढ़ना है क्योंकि आपका पीएटी या एससीआर इन दोनों से प्रश्न बनाता है दोस्तों। ठीक है। तो आज जो है हम लोग थोड़ा सा बेसिक्स जान लेते हैं उत्तोलक का। ठीक है, उत्तोलक से हम लोग शुरू करते हैं आज। तो चलिए दोस्तों, हम लोग उत्तोलक को समझते हैं। उत्तोलक या फिर लीवर, ये उत्तोलक या लीवर होता कैसा है और दिखता कैसा है। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको लीवर में एक रॉड दिखेगा। लीवर या फिर जो आपका उत्तोलक है उसमें एक रॉड दिखेगा और उसमें 2 भुजाएं होंगी। किसी रॉड में क्या होगी, 2 भुजाएं होंगी, जिसकी एक भुजा पर कुछ भार रखा होगा और दूसरी भुजा पर इस भार को उठाने के लिए हमारे द्वारा आयाम या फिर एफर्ट लगाया जाएगा, कुछ फोर्स लगाया जाएगा। ठीक है दोस्तों।
और इनके बीचों बीच क्या पाया जाता है, या फिर इस पूरे उत्तोलक में क्या पाया जाता है, एक अभिलंब पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, जिसको हम लोग फलक्रम भी बोलते हैं। बीच में क्या पाया जाता है, अभिलंब पाया जाता है, जिसे हम लोग फलक्रम के नाम से भी जाना जाता है। यदि मैं एक स्टैंडर्ड उत्तोलक का उदाहरण देखूं तो आप सी सॉ को देख सकते हैं। सी सॉ वह चीज़ जो हम लोग पार्क में देखते हैं, बचपन में बहुत खेला है आप लोगों ने भी, और मैंने भी बहुत खेला है, जिसके एक सिरे पर एक बच्चा बैठता था और उसे ऊपर उठाने के लिए दूसरे सिरे पर एक दूसरा बच्चा बैठता था, और दोनों बल लगाकर एक दूसरे को ऊपर नीचे करते थे। बात क्लियर है? आप वहां पर देखेंगे कि वो जो झूला है वहां पर बीचों बीच इस प्रकार से कुछ होता था, जिसे ये जो बीचों बीच वाला चीज है उसे ही हम लोग अभिलंब या फलक्रम के नाम से जानते हैं दोस्तों। और ये जो किनारे पर एक बच्चा बैठता था, जिसे हम लोग लोड बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? लोड, या फिर भार। कोई वस्तु है जो रखा गया है लोड के रूप में, इसका कुछ ना कुछ तो वजन होगा, कुछ ना कुछ तो भार होगा। ठीक है, अब इस लोड को उठाने के लिए इस दूसरी भुजा पर या फिर इस दूसरे साइड पर कुछ ना कुछ तो एफर्ट लगाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। ये पूरा डायग्राम जो है वो उत्तोलक को प्रदर्शित करता है। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे फलक्रम से यानी कि अभिलंब से लोड तक की जो दूरी है, क्या बोल रहा हूं, अभिलंब या फिर फलक्रम से लोड तक की जो दूरी है उसे भार भुजा कहा जाता है या फिर लोड आर्म कहा जाता है। बात क्लियर है? क्या बोल रहा हूं मैं? फलक्रम से या अभिलंब से लोड तक या फिर भार तक की जो दूरी है उसे भार भुजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भार भुजा। और फलक्रम से आयाम तक की जो दूरी है, जहां पर एफर्ट या फिर फोर्स लगाया जा रहा है, उसे आयाम भुजा कहा जाता है। आयाम भुजा कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आपको किसी भी उत्तोलक में 3 प्रकार की चीजें देखने को मिलेगी। पहला आप जो देखोगे उसमें भार, दूसरा जो आप उसमें देखोगे आयाम, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण देखोगे आप उसमें अभिलंब या फिर फलक्रम। और अभिलंब से या फलक्रम से भार तक की दूरी भार भुजा कहलाती है। ठीक है, और अभिलंब से आयाम तक की दूरी आयाम भुजा कहलाती है दोस्तों। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आज का जितना भी बेसिक्स मैंने पढ़ाया और फैक्ट जो पढ़ाया वो आपने याद कर लिया होगा, समझ लिया होगा। ठीक है दोस्तों, और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही मेरा हौसला बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा।